एपिसोड की शुरुआत में हमें फ्लाइट 627 को दिखाया जाता है, जिसने कुछ देर पहले ही जर्मनी से उड़ान भरी होती है। फिर हम देखते हैं कि खराब मौसम में प्लेन उड़ रहा है। वहीं प्लेन के अंदर कैप्टन सीट बेल्ट का साइन ऑन कर देता है और एयर होस्टेस अनाउंस करती है कि कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि मौसम खराब होने के चलते प्लेन काफी हिल रहा था और जिसकी वजह से सभी यात्रियों को घबराहट होने लगती है। इसके बाद हम एक यात्री को देखते हैं जिसे देखकर लगता है कि वो इन झटकों की वजह से काफी डरा हुआ है। उसके चेहरे के पसीने को देखकर लगता है कि जैसे उसकी तबीयत खराब है। तभी वो अपने ब्रीफकेस से इंजेक्शन निकालकर अपने पेट में इंजेक्ट करता है। ये देखकर साथ वाली सीट पर बैठा यात्री उसे कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, ये बस खराब मौसम की वजह से है। वो यात्री उसे कुछ कैंडी ऑफर करता है, लेकिन वो आदमी लेने से मना कर देता है और अपनी सीट बेल्ट खोलकर उठकर जाने लगता है। पीछे बैठी एयर होस्टेस उसे ऐसा करने के लिए रोकती है और उस आदमी के पीछे जाती है, लेकिन प्लेन हिलने की वजह से उसे काफी मुश्किल हो रही थी। इससे पहले वो उसे रोकती, उस आदमी का चेहरा बिल्कुल बदल जाता है, जिसे देखकर लगता है वो किसी वायरस से इन्फेक्टेड है। इससे पहले एयर होस्टेस कुछ समझ पाती, वो आदमी उसके ऊपर उल्टी कर देता है। उसके उल्टी करते ही उस एयर होस्टेस के साथ साथ सभी यात्री इन्फेक्टेड होने लगते हैं। ये देखकर दूसरी एयर होस्टेस कैप्टन को इन्फॉर्म करती है और को पायलट चेक करने के लिए दरवाजा खोल देता है। वो देखता है कि सभी यात्री चिल्ला रहे हैं और उनके चेहरे जैसे पिघल रहे हों। पायलट ये देखकर कैप्टन को बताने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन शोर के चलते कुछ भी सुन नहीं पाता। वो प्लेन को ऑटो पायलट मोड में डाल देता है। वो देखता है कि को पायलट का चेहरा बदल गया है और पिघल कर गिर रहा है। इसके बाद प्लेन बिल्कुल शांत होकर उड़ता हुआ नजर आता है, जिसका मतलब है कि अब प्लेन में सभी इन्फेक्टेड हो चुके थे और प्लेन ऑटो पायलट मोड में ही उड़ रहा है। फिर हमें बोस्टन के लोगन एयरपोर्ट को दिखाया जाता है, जहां पर वही प्लेन लैंड हो चुका था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए FBI एजेंट ओलिविया डनहम को बुलाया गया है। ओलिविया को एजेंट चार्ली बताता है कि पिछले 3 घंटों से कंट्रोल रूम से फ्लाइट 627 का संपर्क टूट गया था और वो लगातार इससे संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनका मानना था कि खराब मौसम के चलते संपर्क टूट गया है। फिर वो हमारे एयर स्पेस में दाखिल हुए, लेकिन हमारे संपर्क करने पर फ्लाइट 627 का कोई जवाब नहीं मिला। तो नेवी ने F-18 फाइटर प्लेन को इस फ्लाइट पर नजर रखने के लिए भेजा, जिसके पायलट ने सूचना दी कि प्लेन की खिड़कियों पर कुछ धब्बे पड़े हुए हैं और किसी भी यात्री या पायलट की हलचल नहीं दिखी। ओलिविया पूछती है तो फिर प्लेन कौन उड़ा रहा था। चार्ली बताता है कि लोगन एयरपोर्ट एक पहला ऐसा एयरपोर्ट है जिसके पास पर्ल ऑटो पायलट सिस्टम है, जिसकी वजह से प्लेन अथॉरिटी के कंट्रोल से सही सलामत लैंड हो गया। तभी वहाँ एजेंट जॉन भी आता है। चार्ली प्लेन की तरफ इशारा करके बताता है कि वो खिड़की में ऐसा क्या देख रहे हैं। तभी हम एक ब्लैक वैन को एयरपोर्ट में एंटर करते हुए देखते हैं, जिसमें एक आदमी सिक्योरिटी से पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या कोई एक्सीडेंट हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। फिर हम देखते हैं कि ये वही आदमी है जो प्लेन में था, जो रहस्यमय ढंग से यहाँ पर है। इसके बाद होमलैंड सिक्योरिटी से स्पेशल एजेंट फिलिस ब्रोइल्स वहाँ आता है। वो बताता है कि तुम सभी हमें रिपोर्ट करोगे और प्लेन के अंदर जाने के लिए हमें एक स्पेशल सूट की जरूरत पड़ेगी। फिर वो चुने हुए एजेंट्स के नाम लेता है। चार्ली, जॉन और CIA से बर्न ऑफ को साथ चलने के लिए कहता है और बाकी सभी को बैकअप के लिए रुकने के लिए कहता है। वो सभी से चलने के लिए कहता है। ओलिविया डनहम उसे कहती है कि मैं वो पहली एजेंट हूँ जिसे सबसे पहले इस घटना की जानकारी मिली थी और मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहती हूँ। ब्रोइल्स कहता है अगर तुम अंदर जाना चाहती है तो सूट पहनो। ये सभी एजेंट जैसे ही प्लेन में दाखिल होते तो प्लेन के अंदर का मंजर बहुत डरावना था। वहाँ पर सभी की बॉडी पिघलकर कंकाल बन चुकी थी। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं, जिसे देखकर लगता है कि ये किसी तरह का बायोलॉजिकल हमला है। फिर हम FBI के ऑफिस को देखते हैं, जहाँ सभी हैम्बर्ग एयरपोर्ट से फ्लाइट 627 की उड़ान के वक्त की वीडियो पाने की कोशिश कर रहे हैं। ओलिविया फोन पर पूछती है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति देखा गया हो जो बीमार लग रहा था। तभी एजेंट चार्ली को एक लीड मिलती है, जहाँ एयरपोर्ट की स्टोरेज फैसिलिटी के गार्ड ने एक सस्पेक्ट को देखा था। रॉयल्स उस सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए कहता है। वहीं टीवी पर चल रही न्यूज में दिखाया जाता है कि प्लेन को जलाने का निर्णय लिया गया है, जिससे वायरस बाहर ना फैले। ओलिविया एजेंट जॉन के साथ उस सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए निकल जाती है। ये दोनों मिलकर स्टोरेज फैसिलिटी की तलाशी लेने लगते हैं। उन्हें वहाँ पर कुछ जानवर मिलते हैं, जिनको देखकर लगता है कि ये जरूर किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। जॉन ओलिविया से टीम बुलाने के लिए कहता है, लेकिन ओलिविया के फोन में सिग्नल नहीं आता। वो फोन करने के लिए जैसे ही वहाँ से बाहर जाती है, जॉन सामने वाली स्टोरेज से एक आदमी को बाहर आते देखता है। जॉन उसे रुकने के लिए कहता है, मगर वो जॉन को देखकर वहाँ से भाग जाता है। जॉन भी उसका पीछा करता है। ओलिविया और जॉन जैसे ही उसे शूट करने वाले होते हैं, वो आदमी मोबाइल से एक नंबर डायल करता है। उसके ऐसा करते ही एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे ओलिविया दूर उछलकर कंटेनर से टकराकर बेहोश हो जाती है। इस ब्लास्ट में जॉन की जान लगभग जा ही चुकी थी। जब ओलिविया की आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। डॉक्टर से बताता है कि तुम लकी हो जो इस तरह के केमिकल ब्लास्ट से तुम बच गई। जॉन की जान तो बच गई, मगर हम अभी तक उस वायरस का पता नहीं लगा पाए हैं, जिससे जॉन की बॉडी इन्फेक्टेड है। हमने दवाइयों की मदद से एजेंट जॉन को कोमा में रखा है। जॉन की हालत देखकर ओलिविया बहुत दुखी होती। फिर हम ओलिविया को इस वायरस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो डॉक्टर वाल्टर नेट बिशप के बारे में पता लगाती है। ये जानने के बाद वो एजेंट ब्रोइल्स के पास जाती है तो उसे बताती है कि मैंने पता लगा लिया है कि एजेंट जॉन की हालत और फ्लाइट
627 में कुछ तो कनेक्शन है। वो उसे बताती है डॉक्टर वॉल्टर ने बिशप के किए गए एक्सपेरिमेंट ये बताते हैं कि वो इसके बारे में जरूर जानते होंगे। उनसे हमें इस केस के लिए इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जिससे हम जॉन को भी बचा सकते हैं। डॉक्टर बिशप जो एक रिसर्चर है, ब्रॉयल्स कहता है कि जो आदमी पिछले 17 सालों से सेंट क्लेयर में है। ओलिविया कहती है मैंने पढ़ा है उनकी लैब में एक असिस्टेंट की मौत के कारण और उनके बारे में अफवाहें हैं। वो इंसानों को गिनी पिग की तरह इस्तेमाल करते थे जिससे उनके ऊपर हत्या का इल्जाम लगाया गया और दिमागी तौर पर पागल बता दिया। ब्रॉयल्स उसे कहता है कि तुम ये सब करके अपना और एजेंसी का टाइम खराब कर रही हो। ओलिविया कहती है कहीं तुम इस बात से परेशान तो नहीं कि मैं स्पेशल यूएस मरीन इन्वेस्टिगेटर रह चुकी। ब्रॉयल्स कहता है जिसने पिछले 30 सालों से अपने देश की सेवा की है उसे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। यहाँ तक कि उसे किसी भी अनजान व्यक्ति से मिलने की इजाजत नहीं सिवाय उसके परिवार से। जब तक तुम डॉक्टर बिशप से कोई पुख्ता जानकारी नहीं लाती मैं तब तक तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। और क्या तुम इसे संभाल पाओगी? ओलिविया कुछ सोचती है और कहती है उसका एक बेटा है। इसके बाद हमें बगदाद में डॉक्टर बिशप के बेटे को दिखाया जाता है जिसके बारे में बताया जाता है जो हाई स्कूल ड्रॉप आउट है जिसने कभी 2 महीनों से ज्यादा नौकरी नहीं की। वो एक फायरमैन, कार्गो पायलट और एक केमिस्ट्री प्रोफेसर रह चुका है। उसके पास MIT की फर्जी डिग्री थी। इससे पहले वो पकड़ा जाता वो इन्फॉर्मेशन पाने में कामयाब हो गया था जिसका नाम पीटर है और पीटर यहाँ एक जॉब के लिए इंटरव्यू में है। ओलिविया पीटर को ढूंढने में कामयाब हो जाती है जो उसे बताती है कि वो एक FBI एजेंट है। वो उससे पूछती है कि क्या तुमने फ्लाइट 627 के बारे में सुना है? वो कहता है हाँ मैंने सुना है। ओलिविया कहती है कि अब तुम हमारी मदद करने वाले हो। पीटर कहता है कि तुम इसके लिए एक गलत आदमी के पास आई हो। ओलिविया कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे पिता डॉक्टर बिशप है और तुम वही व्यक्ति हो जिसके जरिए हम उनसे मिल सकते हैं। वो ऐसा करने के लिए मना कर देता है। ओलिविया कहती है कि तुम्हारे पिता ही हैं जो एक आदमी को मरने से बचा सकते हैं जिससे मैं प्यार करती हूँ। पीटर मदद करने से मना कर देता है। ओलिविया कहती है कि मुझे तुम्हारे यहाँ होने का मकसद पता है। तुम्हारी फाइल मेरे पास है। तुम जिस वजह से भाग रहे हो अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं उन लोगों को तुम्हारे ठिकाने के बारे में बता दूंगी जो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। पीटर मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम इन दोनों को वहाँ देखते हैं जहाँ डॉक्टर बिशप को रखा गया है। ओलिविया उनसे मिलने जाती है और बात करने की कोशिश करती है। वो बताती है कि 4 दिन पहले हुए प्लेन हादसे के बाद अगले दिन जॉन के साथ ये घटना हुई। वो जॉन की हालत डॉक्टर बिशप को बताती है। वो ये जानने की कोशिश करती है कि जॉन को क्या हुआ है लेकिन डॉक्टर बिशप इसका कोई जवाब नहीं देते। फिर कुछ देर बाद वो बताते हैं कि इसे ठीक किया जा सकता है कि कुछ सालों पहले मैंने ये एक्सपेरिमेंट जानवरों पर किया था जो इन्फेक्टेड हुए थे, फिर उनको ठीक करने में कामयाब हुआ। ओलिविया पूछती है कि क्या तुम्हें याद है ये तुमने कैसे किया? वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बेटे के साथ यहाँ आई हो। ओलिविया बाहर जाकर पीटर को अंदर जाने के लिए कहती है। पीटर पहले तो मना करता है लेकिन ओलिविया के धमकी देने पर वो मिलने चला जाता है। पीटर से मिलने के बाद डॉक्टर बिशप बताते हैं कि मुझे जॉन को देखने की जरूरत है और इसके लिए मुझे यहाँ से निकालना होगा। ये तभी हो सकता है जब कोई मेरे परिवार का मेरी जिम्मेदारी ले। पीटर ये सुनकर मना करता है मगर ओलिविया के फोर्स करने पर वो मान जाता है और ये तीनों लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर डॉक्टर बिशप स्कॉट की बॉडी से सैंपल लेते हैं और अब जांच करने के लिए कहते हैं। ओलिविया बताती है आपकी लैब जो क्रेंस की बिल्डिंग के बेसमेंट हॉवर्ड्स में थी, आपके जाने के बाद उसे बंद कर दिया गया। ये बात सुनकर डॉक्टर बिशप को गुस्सा आ जाता है। पीटर कहता है इन्हें अब वापस ले चलो। ये देखकर ओलिविया एजेंट ब्रॉयल्स के पास मदद के लिए जाती है और बताती है कि मैं डॉक्टर बिशप को लाने में कामयाब रही और मुझे उनकी लैब को शुरू करवाने में आपकी मदद की जरूरत है। ब्रॉयल्स कहता है तुम्हारे इस काम के प्रति दृढ़ता को देखकर मानना पड़ेगा, लेकिन मैं हैरान होता अगर तुम्हारे और जॉन के बीच कुछ चल नहीं रहा होता। ओलिविया ये बोलकर वहाँ से चली जाती है कि डॉक्टर बिशप के लिए लैब जल्दी खुलवाओ। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर बिशप को लैब वापस मिल चुकी है। डॉक्टर बिशप ओलिविया को एक गाय लाने के लिए भी कहते हैं। वहीं ओलिविया प्लेन में लिए गए फोटो को ध्यान से देख रही होती, तभी पीटर आकर उसे कॉफी देता है और ये आपस में बात करते हैं। डॉक्टर बिशप पता लगाते हैं जो चीज जॉन को इन्फेक्ट कर रही है वो एक केमिकल रिएक्शन है। ओलिविया कहती है कि क्या इसे जॉन को मदद मिलेगी? डॉक्टर बिशप कहते हैं कि मुझे उस स्टोरेज की जांच करनी होगी। ओलिविया कहती है कि वो तो अब तक वहाँ से साफ कर दिया होगा और जॉन ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने उस सस्पेक्ट का चेहरा देखा है। तो अब मुझे ये बताओ जॉन के पास कितना टाइम बचा है? डॉक्टर बिशप कहते हैं बस 24 घंटे हैं। उसका दिमाग अब ज्यादा समय तक ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा। मैं अभी तक कोई समाधान नहीं निकाल पाया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जॉन के दिमाग से कनेक्ट कर सकता हूँ। मैंने 1976 में ये दावा किया था कि ये हो सकता है। हम अलग अलग दिमाग को एक साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं जो कोमा में रहते हुए भी जानकारी साझा कर सकता है। ओलिविया कहती है
तुम्हारा मतलब है कि मैं जॉन से बात कर सकती हूँ जबकि वो कोमा में है और वो मुझे सस्पेक्ट के बारे में बता देगा। डॉक्टर बिशप कहते हैं मैं इसका इस्तेमाल पहले लाश से जानकारी निकालने के लिए कर चुका हूँ। अगर उसे मरे हुए 6 घंटे से ज्यादा समय नहीं हुआ है हम उसकी यादों को जान सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जॉन को डॉक्टर बिशप की लैब में लाया जाता है। इसके बाद ओलिविया को जॉन के दिमाग से जोड़ने के लिए तैयार किया जाता है। उसके शरीर पर कुछ इंजेक्शन और डिवाइसेस लगाई जाती है। इसके बाद उसे एक पानी के चैम्बर में लेटाकर चैम्बर को बंद कर दिया जाता है। डॉक्टर बिशप एस्ट्रीड को इस सब पर नजर रखने के लिए कहते हैं और ये तीनों मिलकर उस पर नजर रखते हैं और इंतजार करते हैं। फिर हम देखते हैं कि ओलिविया स्कॉट के दिमाग से जुड़ चुकी है और अब वो उसकी यादों में चली जाती है जहाँ ओलिविया जॉन से मिलती है और ये एक दूसरे को किस करते हैं। ओलिविया कहती है कि जॉन तुम्हें मुझे उस सस्पेक्ट का चेहरा दिखाना पड़ेगा जिसने तुम्हारी ये हालत की। लेकिन जॉन जिसे कुछ याद नहीं है क्योंकि वो उस ब्लास्ट की वजह से अपनी कुछ मेमोरी को खो चुका था। मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा जिसकी मदद से मैं तुम्हारी जान बचा सकूं। ओलिविया उसे याद दिलाती है और जॉन अपनी यादों को याद करता है। वो उसी पल को याद करता है जब वो उस सस्पेक्ट का पीछा कर रहा था। तभी ओलिविया उस सस्पेक्ट का चेहरा देख लेती है। इससे पहले कि ओलिविया जॉन की यादों में खो जाती डॉक्टर बिशप उसे चैम्बर से निकाल लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं ओलिविया उसका स्केच तैयार करवाकर उसका पता लगाती है। उसकी तस्वीर मिल जाती है जो फ्लाइट के दौरान कैप्चर हुई थी। ओलिविया को बताया जाता है कि ये भी फ्लाइट 627 का यात्री था। चार्ली उसे कहता है कि ये कैसे मुमकिन है। तभी ओलिविया को बताया जाता है कि इसका नाम मॉर्गन स्टिक यात्री नंबर 108 और उसके इमरजेंसी कांटेक्ट में डिटेल उसके भाई रिचर्ड स्टिक की थी। ओलिविया जान जाती है कि ये दोनों ट्विंस हैं लेकिन कांटेक्ट नंबर के अलावा वहाँ कोई एड्रेस नहीं होता। ओलिविया को पता चल जाता है कि वो कहाँ काम करता था। फिर हमें दिखाया जाता है ओलिविया मैसिव डायनामिक न्यूयॉर्क ऑफिस जाती है जहाँ पर वो नीना शार्प से मिलती है। ओलिविया उसे बताती है कि हमारा सस्पेक्ट आपके ऑफिस में काम कर चुका है जिसने आपकी रिसर्च का इस्तेमाल करके हवा में घुलने वाला वायरस बनाया, मगर ये नहीं पता उसने क्यों और किसके लिए अपने भाई का सेक्रीफाइस किया। उसके भाई ने फ्लाइट में बैठे सभी यात्रियों को अपने साथ ही मार डाला जिसकी शुरुआत उसने खुद को वायरस इंजेक्ट करके की। ये सुनने के बाद नीना स्टिक के बारे में जानकारी देने के लिए तैयार हो जाती है। नीना बताती है कि वो हमारी वेपन रिसर्च लैब में काम करता था। वो 3 महीने पहले हमारी सीक्रेट रिसर्च को चुराते हुए पकड़ा गया था और हमने उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया। मेरे पास जो जानकारी थी वो मैंने तुम्हें दे दी। इसके बाद भी तुम डॉक्टर बेल और हमारी कंपनी का नाम इसमें घसीटोगी तो अच्छा नहीं होगा। मैं डॉक्टर बेल के साथ पिछले 16 सालों से काम कर रही हूँ। मैंने 97 बोस्टन मैराथन में हिस्सा लिया। फिर मुझे अचानक थकान रहने लगी। एक बार जब डॉक्टर बेल ने ये देखा तो मुझे कैट स्कैन कराने की सलाह दी। उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे कैंसर था और उस दिन मेरा हाथ काट दिया गया और रोबोटिक आर्म को लगाया गया जिसका इन्वेंशन और डेवलप मैसिव डायनामिक ने किया जो डिजाइन डॉक्टर बेल का था। इतने में रिचर्ड स्टिक की फाइल ओलिविया को दे दी जाती है। इसके बाद नीना कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि रिचर्ड किसी पैटर्न का हिस्सा है। ओलिविया कहती है मैं समझी नहीं। नीना कहती है मुझे लगा हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है, शायद सभी दायरों से आगे निकल चुकी है। तुम्हें जानना चाहिए तुम कहाँ जा रही हो। वो ओलिविया को केयरफुल रहने के लिए गुड लक कहती है। ये सुनकर ओलिविया थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। फिर हम देखते हैं ओलिविया पीटर को कॉल करके बताती है कि वो बोस्टन जा रही है और मुझे डॉक्टर बिशप को वो जानकारी देनी है जिसकी उन्हें जरूरत है। पीटर उसे कहता है कि मैं तुम्हें वहीं पर मिलता हूँ। इसके बाद ओलिविया अपनी FBI टीम के साथ रिचर्ड को पकड़ने के लिए उसके घर जाती है जहाँ उसे एक तहखाना मिलता है। तहखाने में बहुत किस्म के जानवर थे जिनको शायद किसी एक्सपेरिमेंट के चलते यहाँ रखा गया था। फिर हम डॉक्टर बिशप और पीटर को आपस में बात करते ही देखते हैं। डॉक्टर बिशप पीटर से कह रहे होते हैं कि इस सब के बाद मुझे वापस मत भेजो। तभी पीटर की नजर भाग रहे रिचर्ड पर पड़ती है। वो उसका पीछा करता है। ओलिविया भी उसके पीछे जाती है। काफी देर तक पीछा करने के बाद वो रिचर्ड को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और उसे पकड़कर FBI ऑफिस ले जाते हैं जहाँ ओलिविया उससे पूछताछ करती है लेकिन वो कुछ नहीं बताता। तभी ओलिविया फोन पर बात करते हुए बाहर आ जाती है। तब पीटर रिचर्ड के पास जाता है और जॉन को ठीक करने का फॉर्मूला जानने की कोशिश करता है और उसे टॉर्चर भी करता है जिससे रिचर्ड उस केमिकल का नाम बता देता है। इसके बाद ओलिविया और पीटर डॉक्टर बिशप के पास जाते हैं। डॉक्टर बिशप उस केमिकल का एंटीडोट बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं रॉयल्स ओलिविया से मिलने आता है जो ओलिविया को बताता है कि फ्लाइट 627 जैसी पिछले 9 महीनों में 3 घटनाएं हो चुकी हैं। वो बताता है जॉन थॉमसन एक साधारण सा लड़का जो 98 में लापता हो गया था वो इस दुनिया में फिर से देखा गया। हैरानी की बात तो ये थी कि वो कभी बूढ़ा नहीं हुआ। पिछले कुछ महीनों में लगभग 46 बच्चे लापता हुए और उनके साथ भी बिल्कुल यही हुआ। आगे ब्रोइल्स बताता है कि श्रीलंका में एक मछुआरे ने देखा कि प्लेन से हाई फ्रिक्वेंसी निकली। उसके 1 घंटे बाद वहीं उसी जगह पर 8.7 तीव्रता वाला भूकंप आया जिसने सुनामी का रूप ले लिया जिसकी वजह से 83,000 लोग मारे गए। ओलिविया कहती है ये सब मुझे क्यों बता रहे हो।
ब्रॉयल्स कहता है कि तुम हमारे साथ काम करो। ओलिविया वहाँ से उठकर जाने लगती है। ब्रॉयल्स ओलिविया को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर बिशप जॉन को होश में लाने में कामयाब हो जाते हैं। जॉन काफी हद तक ठीक हो जाता है। पीटर जल्दी से ओलिविया को बुलाता है। ओलिविया काफी खुश होती है। वो जॉन को आवाज देती है। जॉन कहता है कि मैंने तुम्हारा सपना देखा और गहरी सांस लेता है। इसके बाद जॉन को लैब से हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां जॉन काफी तेजी से रिकवर करता है। वहीं पर ओलिविया रिचर्ड से मिलती है। रिचर्ड कहता है कि हमारे डील के मुताबिक मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ, जो केमिकल मैंने ब्लास्ट में इस्तेमाल किया। ओलिविया पूछती है कि तुमने अपने भाई को क्यों मारा, तुम ये फॉर्मूला किसे बेच रहे हो। रिचर्ड कहता है मैं जिसे बेच रहा था मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है और वो मैंने घर के पास दफना दी है। ओलिविया जल्दी से वहां जाती है और उसे वो टेप मिल जाती है, जिसे सुनकर उसे पता चल जाता है कि इसके पीछे कौन है। उसे पता चलता है कि फ्लाइट 627 की घटना बस एक टेस्टिंग थी, जो वो उन लोगों को दिखाना चाहते थे जो इस वायरस को खरीदना चाहते थे। ओलिविया को सारा खेल समझ में आ जाता है। वो जान जाती है कि इसके पीछे जॉन है, लेकिन इससे पहले ओलिविया हॉस्पिटल पहुंचती जॉन रिचर्ड को तकिए से दम घोटकर मार देता है। वहीं ओलिविया भी डिपार्टमेंट को जॉन की सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है, मगर उसे पहुंचने में देर हो जाती है। तब तक रिचर्ड दम तोड़ चुका था। ओलिविया जॉन को हॉस्पिटल से भागते हुए देख लेती है। वो अपनी टीम के साथ उसका पीछा करती है। तभी इन दोनों की गाड़ी आपस में टकराती है, जिससे जॉन अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खो देता है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसकी गाड़ी पलट जाती है। ओलिविया जॉन के पास आ जाती है, जो बुरी तरह घायल हो चुका है। ओलिविया उससे पूछती है तुम किसके लिए काम कर रहे थे। जॉन मरते हुए कहता है कि तुम खुद से सवाल पूछना, ब्रॉयल्स ने तुम्हें स्टोरेज फैसिलिटी में क्यों भेजा। ओलिविया कहती है कि इसका मतलब क्या है। जॉन कुछ बोल नहीं पाता और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है, जिससे ओलिविया बहुत दुखी होती है। इसके बाद हम चार्ली और ओलिविया को देखते हैं। चार्ली कहता है कि मैं जॉन को तब से जानता हूँ जितना तुम उसे जानती थी। हम ऐसी दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ एक गलत हवा का झोंका आपको अंदर से बाहर तक जलाकर राख कर सकता है। हम ये कैसे करेंगे जबकि डिपार्टमेंट के पास हमसे कहीं ज्यादा कड़ी सुरक्षा की मंजूरी है और ना ही हमारे पास पूरी जानकारी। ओलिविया चार्ली से कहती है मुझे वापस लैब ले चलो। वहाँ पहुंचकर वो देखती है पीटर और डॉक्टर बिशप वापस जा रहे हैं। वो कहती है कि तुम्हारे पिता एक अच्छे इंसान है। पीटर बताता है तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने पिता से बात की। उन्होंने अपने काम के बारे में बताया, जो मेरे पिता और डॉक्टर बेल ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किए। जो कुछ भी फ्लाइट 627 में हुआ ये तो बस शुरुआत थी, जो ये महसूस कराता है मुझे बोस्टन से चले जाना चाहिए। तभी डॉक्टर बिशप पूछते हैं कि क्या हम जा रहे हैं। अंत में हम देखते हैं कि नीना, जो मैसिव डायनामिक की सीईओ है, वो जॉन की बॉडी को देखती है और उसे पता चलता है कि अभी 5 घंटे ही बीते। वो अपने आदमी को ऑर्डर देती है कि इससे सवाल करो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताएं और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। धन्यवाद।